हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वयं प्रकाश द्वारा एक चैप्टर नेताजी का चश्मा। देखो बच्चे, एग्ज़ाम्स में आपसे सिर्फ़ और सिर्फ शीर्षक का नाम पूछा जाता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। तो सिर्फ आप यही याद रख लीजिए कि स्वयं प्रकाश थे जिन्होंने नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर लिखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15 दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में शहर से गुज़रना पड़ता था। कस्बा बच्चे शहर होता है। कस्बा मतलब शहर। शहर बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा सके वैसे ही एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशंसक अधिकारी को एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब बच्चे, जितना मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है ना, उसमें से पता है क्या क्वेश्चंस आते हैं। उनमें बच्चे ये क्वेश्चन आएगा कि नगर पालिका क्या क्या कार्य करवाती थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, तो कभी कोई सड़क पक्की करवा दी। और दूसरी चीज़ ये पूछी जाएगी कि आपकी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा मतलब बच्चे मूर्ति जो थी वो किससे बनी हुई थी, तो वो किससे बनी हुई थी, वो संगमरमर की मूर्ति थी। ठीक है बच्चे, तो ये कहानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने की निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो बच्चे, इस स्टैंजा में जो बताया गया है कि पूरी बात तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन ना एक मूर्तिकार है, उस मूर्तिकार का नाम है, उस मूर्तिकार मतलब एक इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर हैं हमारे मोतीलाल जी। पूछा जाता है कि ड्राइंग मास्टर का नाम बताओ, तो मोतीलाल जी बता देना। तो मोतीलाल जी तो ड्राइंग मास्टर है, लेकिन उन्हीं से ही मूर्ति का काम करवा लिया, तो उनको ही हमने मूर्तिकार बना दिया। ठीक है, तो उनसे ही हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाई थी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। बिल्कुल ठीक, मूर्तियाँ मैंने आपको बताया संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। मतलब बच्चे, यहाँ पे हमारी जो मूर्ति है वो पूरी आपके हेड से लेके पूरे आपके पैरों तक नहीं है, सर से लेके पूरे पैरों तक नहीं है, बस सर से लेके आप बोल सकते हो आपके स्टमक तक, पेट तक है। ठीक है, कमर तक है आपकी, जब ये 2 फुट ऊंची है, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी बहुत थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम लग रहे थे और कुछ कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति के दिखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, यही सब याद आता है अगर हम उनकी मूर्ति देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर रहती थी, वो है नेताजी की आंखों पर लगा चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के
चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजर और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक कबरी मुस्कान फैलाई गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब पता है यहाँ पे इस बच्चे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारी मूर्ति संगमरमर की थी, 2 फुट ऊंची थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी। और उनकी मूर्ति को देखकर हमारे को एक डायलॉग याद आता है कि मुझे खून दो, मैं तुम्हारे को आज़ादी दूंगा। ये डायलॉग याद आता है। और लेकिन एक कमी थी नेताजी की मूर्ति पर। क्या कमी थी कि उनका जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। मतलब था उनकी आंखों पर चश्मा, लेकिन किसका नहीं था? संगमरमर का। एक सामान्य और समुच्चय मतलब एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जो थे, जब वो कस्बे से गुजर रहे थे ना, मतलब अपने काम के दौरान वो कस्बे से गुजरते थे, अपने कंपनी के काम के सिलसिले में शहर से गुज़रते थे, तो चौराहे पर पान खाने रुक जाते थे। तो जब भी वो पान खाने रुकते थे तो पान वाले से बोलते थे, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा तुमने रियल लगा रखा है। ठीक है, तो अब बढ़ते बच्चे आगे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के निगरान का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना होना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना की, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब बच्चे इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि मूर्ति पर सरकंडे का लचका चश्मा देखकर हवलदार साहब जो थे वो क्या कर रहे थे बच्चे? हवलदार साहब जो थे ना, उनके देशभक्ति की भावना से रिलेट किया गया है। मतलब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगा रहा था कि अभी भी लोगों के अंदर देश भावना की मरी नहीं है, देशभक्ति की भावना नहीं मरी है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर भी देशभक्ति का जज्बा है और देश का भविष्य भी बिल्कुल सुरक्षित है। ये स्टैंजा में आपको बताया गया है। अब आगे चलिए बच्चे। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकार चश्मा था, अब तार फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति में रोज चेंज होते रहते हैं फ्रेम्स में। ऐसे वो बोलते हैं, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है ना। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। वो उनकी आदत बन चुकी थी। एक बार जब वो कौतूहल दुनिया हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। एक बार उन्होंने हिम्मत करी और पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले का खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाले के खुद के मुंह में ही पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। खुशमिजाज मतलब हंसता रहता था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीच पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता था। मतलब बच्चे, उसकी तोंद थिरकना मतलब जब भी वो हंसता था तो उसकी मोटी तोंद थिरकती थी। पेट जो होता है ना, उसको तोंद बोला जाता है। वो उसकी बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई थी तो वो थिरकती थी। ठीक है, वो बताता है कि पान वाले ने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, तो पान वाला बताता है ये सारे कार्य कैप्टन चश्मे वाला
करता था। ठीक है बच्चे, फिर आगे क्या होता है, क्या करता है, पूछते हैं। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए थे, इसलिए पूछते हैं कि क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने फिर समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब ये जो बोले जा रहा था पान वाला, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो बच्चे फिर मतलब थोड़ी देर में फिर कैप्टन चश्मे वाले को समझ में आने लगा, हवलदार साहब जी को समझ में आने लगा कि क्या बोल रहा है। कि मतलब जैसे जैसे कोई ग्राहक आता है तो उसको चश्मा दे देते हैं मूर्ति से निकाल के, और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देते हैं, चेंज करते रहते हैं। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन मूर्ति से ही ग्राहक को उतार कर दे देता है। अब आके देखिए बच्चे, नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। ये बच्चे हवलदार साहब बोलते हैं, वाह भाई खूब है, क्या आइडिया लगाते हैं भाई हमारे चश्मे वाले कैप्टन। चश्मे वाले का बच्चे नाम है कैप्टन, ठीक है, उनको कैप्टन से बुलाया जाता। अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि हम क्यों चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। क्योंकि बच्चे सेनानी ना होते हुए भी ना वो चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि चश्मे वाले में देशभक्ति की जो भावना थी ना, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भी बहुत अच्छे से सम्मान करते थे, भरपूर सम्मान करते थे। ठीक है, इसलिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन के नाम से जानते थे। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आपके बैक एक्सरसाइज में इसकी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर वही होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चे, अब आइए, अब पूछते हैं हवलदार साहब कि लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ठीक है, नेताजी का भाई ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, उनको फ्रेम तो लगाते रहते हैं लेकिन नेताजी का ओरिजिनल कहाँ है चश्मा। तो पान वाला दूसरा पान मुंह से ठूस चुका था। तो दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, नीचे पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बोला उसने कि मास्टर बनाना ही भूल गया। मतलब यहाँ पे कौन से मास्टर की बात हो रही है बच्चे, पता है मास्टर कौन था। पीछे मैंने बेटा बताया था आपको कि किसने बनाई थी ये मूर्ति। इस मूर्ति को बनाया था इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने। तो वही ड्राइंग मास्टर ने मूर्ति तो बना दी लेकिन उस पर चश्मा बनाना वो भूल गया। ठीक है बच्चे, उस पर वो ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया था। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, क्योंकि जो हमारे ड्राइंग मास्टर थे उन्हीं को ही हमने मूर्तिकार बना दिया था इस मूर्ति को बनवा के। ठीक है, तो उसकी मूर्ति के नीचे भी इनका नाम लिखा हुआ था मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था वो।
बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा, शायद वो नहीं फिट हो पाया होगा। तो ये सब बातें हवलदार साहब सोच रहे होते हैं। उफ, हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल लग रहा था। कैसा लग रहा था? बड़ा ही कौतूहल सा लग रहा था। उनकी ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाला न देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ के मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो जाकर, मेरे से क्या पूछ रहे हो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवश्य अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदकूची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान नहीं थी, फेरी लगाता था। ठीक है, हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ठीक है, और ड्राइवर भी वहाँ बेचैन हो रहा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अगर इस स्टैंजा से, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप रेखा चित्र बताइए, मतलब करेक्टर स्केच बताओ किसका, कैप्टन का करेक्टर स्केच नहीं पूछा जाएगा तो पान वाले का। और एक ये पलट के क्वेश्चन पूछा जाएगा इस स्टैंजा से कि जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मन में उनके लिए क्या क्या चित्र रहा होगा, उनकी कल्पना से लिखिए, अपनी कल्पना से लिखिए। तो आप ये बताओगे कि पहले तो बच्चे चैप्टर में ये बताया गया है कि हवलदार साहब ने जब कैप्टन को देखा नहीं था तो उनके मन में कैप्टन की छवि एक मजबूत काठी वाले बलिष्ठ स्वस्थ जवान की रही होगी, जो नेताजी का कोई साथी या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि कैसे लगते थे, आपके क्या रेखा चित्र है कैप्टन जी का, तो आप बता दीजिएगा एक बहुत ही बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदकूची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता था। ठीक है, इस बेचारे के पास दुकान नहीं थी, फेरी मतलब रेड़ी लगाता था। ठीक है, अब वहाँ पे ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि कब आएंगे हवलदार साहब और मैं भी अपने दूसरे धंधे पे जाऊँ। तो इतनी देर में याद आ जाता है हवलदार साहब को, काम भी था ना हवलदार साहब को। तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ठीक है बच्चे, हवलदार साहब
जीप में बैठ के चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकार होता तो कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगू चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा वो ज़रूर देखते ही देखते थे। रोज़ ही चेंज होता रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। ये कैसे संभव हो गया भाई? ये चश्मा क्यों नहीं लगा था अब कोई भी? क्योंकि उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। ठीक है बच्चे, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा ही नहीं लगा हुआ। पान वाला बड़ा ही उदास होता है और उसने ना पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गया। बार बार सोचते कि क्या होगा उस समुदाय का, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अभी बच्चे क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या होगा उस कौम का। तो आप लोग आई होप बना के लिख पाओगे। मैं आगे समझाती हूँ आपको। दुखी तो वो बहुत थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुज़रे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि शहर की हृदय स्थली में सुभाष की मूर्ति अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधा निकलकर वहाँ से अपने धंधे पे चले जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया था उन्होंने कि चौराहे पर भी मत रुकना, आज बहुत ज़्यादा काम है, पान आगे कभी खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आता ही जब ही आंखें चौराहे पे पड़ी मूर्ति की तरफ, तो वहीं पे एकदम से बोल दिया कि गाड़ी रोक दो। ड्राइवर को बोल दिया जल्दी से गाड़ी रोको। तो जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक थे और इतनी सी बात पर उनके आंखें भर गई। उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर झलक उठी। वे सोच रहे थे कि देशभक्ति की भावना अब भी हमारी भावी पीढ़ी में अभी भी भरी हुई है। मूर्ति पर सरकंडे का लगा चश्मा देखकर हवलदार साहब की जो मन की निराशा थी वो आशा में परिवर्तित हो गई। उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर झलक उठी। वे सोच रहे थे कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी में अभी भी भरी हुई है। आया बच्चों समझे? पूरा चैप्टर बहुत ही इमोशनल चैप्टर था, बट बहुत ही अच्छा भी चैप्टर था, जिससे पता चला हमारे को कि अभी भी हमारी दुनिया में है देशभक्ति। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन बच्चों में भी देशभक्ति की भावना कूट कर भरी होती है। ऐसा नहीं है
कि बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज़्बा नहीं है। बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज़्बा है और हमारा देश का भविष्य भी बिल्कुल सुरक्षित है और भावी पीढ़ी इस धरोहर को भी संभाले हुए है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ आया होगा, बिल्कुल समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे ना, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में खुल के पूछना, अलाउ रखें सारे कमेंट्स, सबका मैं रिप्लाई करूँगी और जो सबसे पहला कमेंट होगा उसको मैं पिन भी कर दूँगी। तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। अब से एनसी एजुकेशन सिस्टम वाले चैनल पे आपके रोज़ ही मतलब हिंदी लिटरेचर सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आएंगे, कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो प्लीज़ देखना ज़रूर और अगर कहीं पे भी डाउट हो बिल्कुल पूछना, बिना हिचकिचाए पूछना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।